हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्र यूट्यूब चैनल। आज फिजिक्स से ब्रेक लेते हुए थोड़ा सा हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन और उसके अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में है। तो इस चैप्टर के दो मेन सेगमेंट है। पहले हम विलियन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद उसके अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैं फिलहाल आपको विलियन के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर विलियन की परिभाषा देखी जाए तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण आप जानते हैं, जिनके घटकों को आसानी से पृथक किया नहीं जा सके, जिनमें कोई पृथककारी रेखा नहीं देखी जा सके, वगैरह वगैरह। तो विलियन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलियन कहा जाता है। ये तो विलियन की परिभाषा हो गई, ठीक है। हम आगे चलकर देखेंगे कि जो विलियन है ना, वो वास्तविक विलियन होता है, कोलाइडी विलियन होता है, निलंबन विलियन होता है। पर यहाँ हम जिस विलियन की बात कर रहे हैं वो वास्तविक विलियन है, ठीक है। अब देखो, अगली चीज जो है वो है विलेय और विलायक, यानी कि विलियन किन दो चीजों से मिलकर बनता है। विलियन में एक चीज होती है विलेय और एक चीज होती है विलायक। यानी विलायक के अंदर जब विलेय डाल दिया जाए तभी जाकर विलियन बनेगा। अब किस चीज को विलायक कहेंगे और किस चीज को विलेय कहेंगे? विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित है आप उसे विलायक कह दें, और जो घटक कम मात्रा में उपस्थित है आप उसे विलेय कह दें। जैसे अगर हमने पानी में थोड़ी शक्कर मिलाई तो पानी यहाँ पे विलायक हो गया और शक्कर यहाँ पर विलेय हो गई। लेकिन बहुत सारी शक्कर में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो फिर शक्कर विलायक हो जाएगी और जो पानी है वो हमारा विलेय हो जाएगा। अब हम विलियन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो विलियन के जो प्रकार होते हैं उनको अलग अलग आधारों पे बांटा गया है। सबसे पहले विलियन में जो घटक हैं उनकी संख्या के आधार पर विलियनों का नामकरण किया जाता है। जैसे द्विअंगी विलियन आपसे किसी ने कह दिया तो द्विअंगी विलियन है ऐसा विलियन जिसमें दो घटक हो। त्रिअंगी विलियन जिसमें तीन घटक हो, ए बी और सी। चतुरंगी विलियन जिसमें चार घटक हो। तो ये दो घटकों की संख्या के आधार पर हो गया। इसमें भी जो सबसे ज्यादा मात्रा में है आप उसे विलायक मान लेंगे और बाकी सभी घटकों को आप विलेय मान सकते हैं। तो ये तो पहली प्रकार का वर्गीकरण हुआ। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण होता है विलियन का वो होता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक हम जानते हैं कि वो घटक है जो ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसकी भौतिक अवस्था कैसी है इसके आधार पर भी विलियन का नामकरण किया जाता है। विलायक की तीन भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वही विलियन का नाम रख दिया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई कहे ठोस विलियन, उसका मतलब है उसमें विलायक ठोस है। द्रव विलियन यानी कि उसमें जो विलायक है वो द्रव है, और गैसीय विलियन मतलब उसके अंदर जो विलायक है वो गैस है। तो ठोस विलयन के तीन भाग होंगे। ठोस विलयन में हो सकता है ठोस विलायक में ठोस विलेय, ठोस विलायक में द्रव विलेय और ठोस विलायक में गैस विलेय, है ना। तो ये तीनों ठोस विलयन ही कहलाएंगे। आपसे सोचेंगे कि सर ठोस में ठोस कैसे हो सकता है? भाई मिश्र धातु है, देखो, जिसके अंदर एक टिन और एक मान लो कॉपर मिला हुआ है, टिन और आयरन मिला हुआ है। तो दो धातुएं मिली हुई है, एक ज्यादा मात्रा में होगी एक कम मात्रा में होगी, तो एक विलयन बन जाएगा। तो ठोस में ठोस हो गया, वो है ठोस विलयन ही, क्योंकि विलायक ठोस है। अगर आप ठोस में द्रव की बात करें तो फिर से मिश्र धातु का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक धातु द्रव धातु लेंगे, जैसे सोडियम मरकरी वाला, NaHG वाला, ठीक है, या किसी MgHg मैग्नीशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, है ना। तो Hg द्रव अवस्था में है, सोडियम ठोस अवस्था में है, तो ये ठोस में द्रव वाले विलयन का उदाहरण हो गया। ठोस में गैस भी हो सकती है, जैसे धातुओं की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाए, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम धातु की सतह पर H2 गैस अधिशोषित हो जाती है ना। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हम यही पढ़ते हैं, किसी एथीन पे H2 डाला, हाइड्रोजनीकरण हुआ प्लेटिनम, निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में कुछ टेम्परेचर और कुछ प्रेशर पे, और वो एथीन एथेन में बदल गई, है ना। तो ये वाली किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ये है ठोस विलायक में गैसीय विलयन, विलेय, ठीक है। फिर दूसरे तरह के विलयन की बात करें जो है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में विलायक कौन सी अवस्था में होगा? उसमें होगा द्रव विलायक, और बाकी तीनों अवस्थाओं में विलेय हो सकते हैं। जैसे द्रव विलायक में ठोस विलेय, जैसे पानी में शक्कर।
द्रव विलायक में द्रव विलेय जैसे पानी में एल्कोहल, ठीक है। द्रव विलायक के अंदर गैसीय विलेय जैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी में ऑक्सीजन गैस, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडा वाटर बनता है। पानी में ऑक्सीजन होती है जिसी की वजह से जलीय जीव जीवित रह पाते हैं, है ना। और जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो बाहर आके ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लू व्हेल वगैरह, है ना, क्रोकोडाइल वगैरह, है ना। हम लोग अंदर जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वैसी संरचनाएं नहीं है जिनसे हम पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से जीवित रह सकें। इसलिए अगर हमको पानी में डुबोकर छोड़ दिया जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के तीन भाग फिर से, गैस विलायक, ठोस विलेय, गैस विलायक, द्रव विलेय और गैस विलायक, गैस विलेय। तो गैस में ठोस जैसे वायु में धूल के कण, गैस में द्रव जैसे वायु में जल वाष्प के कण और गैस में गैस वायु का मिश्रण, ठीक है। तो ये विलयन हो गए किसके आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक के बारे में देख लिया हमने, घटकों की संख्या के आधार पर देख लिया, तो विलेय के आधार पर भी होना चाहिए। तो विलेय की मात्रा के आधार पर भी विलयन का वर्गीकरण किया जाता है, किसमें, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो तनु विलयन किसको कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा सफिशिएंट हो। संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा विलायक में घोली गई हो, अगर थोड़ा और डाल देंगे तो फिर वो अवक्षेपित हो जाएगा, वो संतृप्त विलयन है, अधिकतम संभव मात्रा घोली गई है। फिर अति संतृप्त क्या होता है कि टेम्परेचर वगैरह बढ़ाकर बाह्य बलों की उपस्थिति में संतृप्त अवस्था से भी ज्यादा हमने विलेय घोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो थोड़ी देर के लिए घुल गया, तो ऐसा विलयन अति संतृप्त है, यानी कि संतृप्त से भी ज्यादा हमने विलेय डाल दिया तो अति संतृप्त है। जब तक हम बाह्य बल अप्लाई करते रहेंगे तब तक तो वो घुला हुआ दिखेगा, हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद जो एक्स्ट्रा है सांद्र विलयन की तुलना में, संतृप्त विलयन की तुलना में जो एक्स्ट्रा है वो भाग अवक्षेपित हो जाएगा। तो जो अति संतृप्त विलयन है वो अस्थायी होता है और थोड़ी देर में एक्स्ट्रा विलेय को अवक्षेपित करके संतृप्त विलयन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये विलयन के अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण हमने देख लिए। अब हम देखते हैं आगे विलयन की सांद्रताओं के बारे में। तो सांद्रता कुछ पद होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बताने का कार्य करते हैं। अगर सांद्रता ज्यादा है विलयन की, मतलब विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा है। अगर सांद्रता कम है यानी विलेय की मात्रा कम है, तो इस आधार पर बहुत सारी सांद्रताएं अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है, जिनमें पहली तीन है भार बटे भार, भार बटे आयतन और आयतन बटे आयतन। प्रतिशत, भार बटे भार W/W, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V। तो अगर आप भार बटे भार की बात करें तो भार बटे भार को आप यूं कहेंगे, नीचे भार लिखा हुआ है ऊपर भी भार, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो अगर 100 ग्राम विलयन लिया जाए, जैसे पानी और शक्कर मिलाकर वजन तोला हमने 100 ग्राम है और उसमें शक्कर 10 ग्राम है, तो 100 ग्राम विलयन में शक्कर 10 ग्राम, तो उसकी प्रतिशतता हो गई 10/100 × 100 यानी 10%। तो प्रति 100 ग्राम में जितना विलेय ग्राम में घुला हुआ है उसी को प्रतिशत भार बटे भार कहते हैं। भार बटे आयतन जब आए तो नीचे आयतन आया, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम, ऊपर भार है ना क्योंकि भार बटे आयतन, तो आयतन में भार, तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का जो भार होगा वो प्रतिशत W/V सांद्रता के अंतर्गत आएगा। और अगर प्रतिशत V/V कहें तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, है ना। दोनों आयतन वाले टर्म्स आ गए, ठीक है। तो ये तीन तरह की सांद्रता है, तो सिंपल सी हो गई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिशत भार बटे आयतन और प्रतिशत आयतन बटे आयतन है वो तापमान से प्रभावित होती है, लेकिन प्रतिशत भार बटे भार तापमान से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि तापमान बदलने पर आयतन बदलता है, भार या द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक है। तो ये तीन हो गई। इसके बाद दो और प्रकार की सांद्रताएं देखते हैं, एक है ppm और एक है ppb। ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में पार्ट्स प्रति मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख या 10⁶, और ppb पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स प्रति बिलियन, बिलियन यानी 10⁹ तो अगर 10⁹ विलियन के
टोटल कण लिए जाएं तो उसमें विलेय के कितने कण हैं इसको दिखाता है ppb, और 10 की घात 6 बिलियन के टोटल कण लिए जाएं तो उसमें विलेय के टोटल कण कितने हैं इसको दिखाता है क्या, ppm। तो ये दो प्रकार की सांद्रताएं हो गई, ppm और ppb, पार्ट्स पर मिलियन है 10 लाख में से कितने हैं, और ppb 10 की घात 9 में से कितने हैं, तो वो करीबन 100 करोड़ होते हैं, 1 अरब में कितने कण हैं विलेय के, ये दिखाना है ppb। फिर इसके बाद अगली प्रकार की सांद्रताएं आती है मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलियन के मोल। जैसे एक विलियन के 3 घटक हैं A, B और C, तो A की मोल भिन्न निकालना चाहूं मैं तो उसको XA से दर्शाऊंगा, तो A की मोल भिन्न होगी खुद के मोल बटे कुल मोल, यानी कि Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही B के मोल Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc, C के मोल Nc बटा Na प्लस Nb प्लस Nc, सभी को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो इनका मान हमेशा 1 आना चाहिए, यानी कि 1 मिलियन में जितने भी घटक हैं उन सभी की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगली प्रकार की सांद्रताएं आती है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक है, तो इनको एक एक करके परिभाषित करते हैं। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल, फॉर्मूला देखें तो विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में, अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो लीटर में कन्वर्ट करो भाई, 1000 से डिवाइड करो, तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विलेय के मोल इंटू 1000 बटा विलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में दे रखा हो तो, है ना। इसकी जो मात्रक आएगी वो क्या आएगी, मोल बट्टा लीटर, क्योंकि ऊपर मोल है नीचे लीटर है, मिलीलीटर भी है तो हमने तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर ही लिया। और ये टेम्परेचर से प्रभावित होगी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आयतन वाला पद आ रहा है। ठीक है, तो दिए हुए आयतन में जितने ज्यादा मोल होंगे विलियन की मोलरता उतनी ही ज्यादा होगी, इसको कैपिटल M से हम दर्शाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम मोललता की बात करें तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, यानी विलेय के मोल बटा विलायक का भार। यहाँ पे विलायक है, अभी तक जितनी भी सांद्रताएं देखी सभी में क्या आ रहा था, विलियन आ रहा था नीचे, लेकिन यहाँ पे विलायक नीचे आएगा। तो अगर किलोग्राम में भार दे रखा है तो विलायक के भार से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, और अगर ग्राम में भार दे रखा है तो नीचे ग्राम में लिखकर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ग्राम बटे 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। इसका मात्रक मोल बट्टा किलोग्राम है, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, ये तापमान से प्रभावित नहीं हो पाता। तो मोलरता और मोललता दो प्रकार की चीजें हो गई, इन दोनों के मध्य कुछ संबंध भी स्थापित चाहे तो किया जा सकता है। फिर आगे नॉर्मलता देखें तो नॉर्मलता कुछ कुछ मोलरता की तरह है, उसमें जो परिभाषा थी वैसी ही परिभाषा है, बस चेंजेस क्या है, मोल की जगह तुल्यांक लेंगे, यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों को नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक, तुल्यांक क्या होते हैं, तुल्यांक किस सूत्र से निकाले जाते हैं, तुल्यांक निकाले जाते हैं भार बटे तुल्यांकी भार से। तुल्यांकी भार क्या है, अणुभार बटे n, अणुभार आप जानते हैं, है ना। तो इन सबको एक साथ रखा जाए तो एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो नॉर्मलता है उसे मोलरता के पदों में ऐसे लिखा जा सकता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n, जहां n वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक है, जिसका मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, n निकाला जाता है अम्लीयता से या क्षारकता से या दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, है ना। इस प्रकार से n निकलता है तो फॉर्मूला बनता है नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n, न से आप याद कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें फॉर्मलता की, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ विलेय विलियन में जाकर संगुणित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। तो संगुणित या अपघटित होने के बाद उनका भार बदल जाता है, नॉर्मल जो अणुभार है वो नहीं रहता, तो संगुणित या वियोजित होने के बाद उनका भार क्या कहलाता है, फॉर्मल भार कहलाता है, और उस फॉर्मल भार के आधार पर निकाले जाते हैं उनके फॉर्मल, मोल, तुल्यांक, और तीसरी चीज हो गई फॉर्मल। तो फॉर्मलता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के फॉर्मल भाग, वो क्या कहलाएगी, फॉर्मलता। ठीक है, और इसकी भी यूनिट वही भार मतलब मोल बटे लीटर टाइप की आएगी। ठीक है,
और ये आयतन है यानी कि तापमान से प्रभावित ये भी होने वाला है। इससे से रिलेटेड कुछ तनुता के नियम है, जैसे एक विलयन है जिसकी सांद्रता m1 है, उसमें कुछ मात्रा में विलायक डाल दिया, पहले आयतन v1 था तो नई सांद्रता क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम m1v1 बराबर m2v2, तो नई सांद्रता m2 बराबर m1v1 बटे v2, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्रण की मोलरता के लिए भी आता है, m मिक्सचर बराबर m1v1 प्लस m2v2 बटा v1 प्लस v2, तो सेम फॉर्मूला नॉर्मलता के लिए है n1v1 प्लस n2v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये सांद्रताओं के पदों के बारे में हो गया।